स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड लाइव में और राज्य की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो वन विभाग से जुड़ी बड़ी खबर है। उत्तराखंड वन विभाग के नए चीफ की तलाश शुरू हो गई है। 1983 बैच के आईएफएस अफसर मौजूदा फॉरेस्ट चीफ जयराज 31 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह अब कौन लेगा, इसको लेकर चर्चाएं तेज है, मंथन भी चल रहा है। फिलहाल 5 बड़े नाम सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड कैडर के आईएफएस अधिकारियों की सीनियरिटी लिस्ट देखी जाएगी। तो अगर उस लिस्ट को देखें तो उसके बाद यही लगता है कि जयराज के बाद 1985 बैच के 2 अधिकारी रंजना काला और मोनिश मलिक का नंबर आता है। मलिक वर्तमान में वन विकास निगम के एमडी हैं, तो रंजना काला पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ का काम देख रही हैं। लेकिन मोनिश मलिक भी इसी 31 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। तो करीब 1 महीने बाद 1 दिसंबर को रंजना काला भी रिटायर हो जाएंगी। तो ऐसे में 1 महीने के लिए रंजना काला को चीफ बनाया जाएगा, इसकी संभावना कम ही है। इसके बाद सीनियरिटी में सबसे टॉप में आते हैं 1986 बैच के आईएफएस अधिकारी राजीव भरतरी और उनके बाद 1987 बैच के आईएफएस अधिकारी विनोद कुमार सिंघल और अनूप मलिक। राजीव भरतरी अभी तक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का कामकाज देख रहे हैं, लेकिन शासन ने चंद महीनों में ही उनको हटाकर ये दायित्व उनसे 2 बैच जूनियर जेएस सुहाग को दे दिया। तो माना जा रहा है कि भरतरी की चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन पद से विदाई उनके फॉरेस्ट चीफ बनने की राह में बड़ा रोड़ा साबित हो सकती है। सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सुनील, खासतौर पर उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए इस महकमे का चीफ बनना बड़ी बात है, तो किस तरह की चर्चाएं नाम को लेकर? देखिए प्रीति, उत्तराखंड में करीब 73% फॉरेस्ट है और यहाँ पर आपको चाहे घर के लिए आपको पेयजल लाइन बिछानी हो या फिर बिजली का कनेक्शन लेना हो, हर जगह कहीं ना कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इंक्लूड होता है। वहाँ पर आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रूबरू होना पड़ता है। इसलिए ये बेहद इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हो जाता है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। और इसके चीफ को लेकर अब कवायद शुरू हुई है। अभी तक जयराज इस पद पर बने हुए हैं, लेकिन वो अक्टूबर में रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद जो चर्चाएं हैं, जिस तरह से राजीव भरतरी अभी तक उसके बाद सबसे सीनियर मोस्ट अफसर के रूप में यहाँ पर थे, लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि उनके परफॉर्मेंस को लेकर शासन और सरकार और विभागीय मंत्री उतने संतुष्ट नहीं है। लिहाजा इसी कारण उनको चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन पद से अभी हटा भी दिया गया था कुछ महीनों के अंतराल में। अभी तक जो हमारे सूत्र बताते हैं और जो चर्चाएं हैं, दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर विनोद कुमार सिंघल हैं जो 1985 बैच के आईएफएस अफसर हैं और उत्तराखंड में भी वो पहले लंबे समय तक काम कर चुके हैं। यहाँ पर मेंबर सेक्रेटरी और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी हो रहे हैं। उनके पास एक अच्छा अनुभव भी यहाँ पर है। तो जो सूत्र बता रहे कि उनसे उनकी यहाँ पर जोर शोर से चर्चाएं हैं कि उनकी प्रतिनियुक्ति जो जनवरी में समाप्त होनी है, सरकार ये भी कर सकती है कि उनको अक्टूबर में ही उत्तराखंड बुला लिया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील आपका। तो ये महत्वपूर्ण विभाग उत्तराखंड के लिहाज से और इसके चीफ को लेकर चर्चाएं तेज। तो लॉकडाउन के दौरान बाहर से जो भी लोग लौट रहे थे, उनकी क्वारंटीन की जिम्मेदारी ग्रामीण इलाकों में प्रधानों को दी गई थी। तो लॉकडाउन के बाद मुख्यमंत्री ने आज राज्य के इन प्रधानों से ई संवाद किया। राज्य के 500 सेंटर्स में करीब 8000 प्रतिनिधि एक साथ मुख्यमंत्री से जुड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से लड़ाई अभी लंबी है, सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी है और राज्य के लिए अच्छी बात है कि रिकवरी रेट यहाँ का अच्छा है। मुख्यमंत्री ने पंचायत सदस्यों के काम की भी इस दौरान तारीफ की। का बहुत धन्यवाद किया कि उन्होंने जो दौर चल रहा है कोविड का, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय काम इस संक्रमण के दौर में निभाया है। प्रधानों ने अपने शक्ति, अपनी बुद्धि, अपने विवेक के हिसाब से बहुत सराहनीय काम किया है और अभी भी वो कर रहे हैं। हमने सबसे यही कहा है कि ये लड़ाई लंबी लगती है और इसलिए हमको अपनी तैयारी लंबी लड़ाई के हिसाब से करना चाहिए। अपनी मनस्थिति लंबे लड़ाई की होनी चाहिए। तो जिस दौरान मुख्यमंत्री वर्चुअल वार्ता कर रहे थे तो कुछ तकनीकी खामियां भी आ गई। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का वर्चुअल क्लास सिस्टम था वो फेल हो गया और इसकी वजह से 500 में से किसी स्टेशन से बात नहीं हो सकी। कोई भी ग्राम प्रधान अपनी बात नहीं रख सका, यानी कि एक तरफा एक तरह से संवाद हो गया। खराब सिस्टम पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी भी जताई। वहीं सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने मामले में अधिकारियों को फटकार लगाई है और जांच की बात कही है। से लगातार पंचायत राज विभाग और शिक्षा विभाग दोनों जुड़ करके इसकी ट्रायल रन कर रहे थे। 3 दिन से ठीक चल रहा था और आज अचानक ऐन मौके पर सिस्टम
कुछ तकनीकी कारणों से नहीं चल पाया है, उसकी जांच की जा रही है और हम ये NIC से भी इसको स्टडी करने के लिए बोलेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। अभी मैं डायरेक्टर टीचर्स एजुकेशन है, SCERT के डायरेक्टर भी हैं, उनसे मैं बात कर रहा था, तो उनकी रोज़ ही जो है टीचर्स एजुकेशन की प्रोग्राम इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से चल रहा है और DG और माननीय शिक्षा मंत्री जी की इंटरेक्शन भी हो चुका है। पता नहीं आज क्यों ऐसा हुआ है। और पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में राज्य का पहला मानसिक स्वास्थ्य परामर्श केंद्र खुल गया है। DM विजय जोगदांडे ने केंद्र का उद्घाटन किया है। इस केंद्र से टेली मेडिसिन के जरिए बड़े मनोचिकित्सक भी जुड़ेंगे। कोरोना काल में दरअसल इसकी ज्यादा जरूरत महसूस हुई क्योंकि उत्तराखंड से बहुत सारे खुदकुशी के या फिर खुदकुशी की कोशिश के मामले सामने आए, क्योंकि बहुत तरह की दिक्कतों में लोग घिरे हुए हैं। और कोरोना संकट के बाद अगर पिथौरागढ़ जिले की हम बात करें तो 45,000 लोग वापस लौटे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं जो अपना रोजगार छोड़कर यहाँ लौटे, क्योंकि गांव में भी इतना रोजगार नहीं है, तो बहुत सारी मानसिक दिक्कतों से वो दो चार हो रहे हैं। तो ऐसे में ये अच्छी पहल है ताकि लोगों को किसी भी तरह के परामर्श की जरूरत है तो इस सेंटर में आ सकें। अस्पताल में मानसिक स्वास्थ्य परामर्श केंद्र एक प्रारंभ किया है। सुबह 8 बजे से 2 बजे तक यहाँ पर ड्यूटियाँ नियुक्त किए जाएंगी और वो टेलीफोनिक व्यवस्था के आधार पर, जो टेली काउंसलिंग व्यवस्था के आधार पर सभी से परामर्श दिया जाएगा। और CBSE ने 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। तय डेट से पहले रिजल्ट घोषित होने की जानकारी देहरादून के रीजनल ऑफिसर को भी नहीं थी। पिछले साल के मुकाबले इस बार देहरादून रीजन का 7% रिजल्ट बढ़ा है, जिसमें लड़कियों ने एक बार फिर से दबदबा दिखाते हुए बाजी मारी है। उत्तराखंड में देहरादून रीजन में 83.22% रिजल्ट रहा है, यानी कि अच्छा रिजल्ट है। कोविड-19 के चलते CBSE ने नतीजे पैटर्न में काफी बदलाव किए हैं, जिससे टॉपर्स के जो नाम है वो अनाउंस नहीं हो रहे हैं। वहीं जो छात्र सफल नहीं हुए हैं उन छात्रों के लिए भी एसेंशियल रिपीट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इस बार 12वीं में देहरादून रीजन में 61,245 बच्चों ने परीक्षा दी थी, जिनमें CBSE ने टॉप 5 विषय में नंबर देकर रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। जोन का इटसेल्फ 7% इंक्रीज हुआ है, जबकि हमारे पास जो प्राइम एरिया था हमारा वो 7 डिस्ट्रिक्ट हमारे नोएडा रीजन में चले गए, रीस्ट्रक्चरिंग हुआ, नया रीजन खुले। तो अभी टोटल 16 रीजन CBSE के हैं, जिसमें 16 रीजन में से 14वें स्थान पर देहरादून है। और वही बात उत्तराखंड बोर्ड की करें तो जुलाई के आखिरी हफ्ते में इसका रिजल्ट आ सकता है। शिक्षा सचिव मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि 25 से 30 जुलाई के बीच बोर्ड के नतीजे घोषित किए जा सकते हैं। अभी डायरेक्टर एजुकेशन से बात हुई थी, बोर्ड एग्जामिनेशंस के करेक्शंस पूर्ण हो चुके हैं और अभी कंपाइलेशन किया जा रहा है और संभवतः 25 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में हम लोग रिजल्ट अनाउंस करने की पोजीशन में होंगे। उधर विश्वविद्यालयों की बात करें तो भले परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई हो, लेकिन श्रीनगर गढ़वाल स्थित राज्य के एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय में इस मामले को लेकर असमंजस बना हुआ है। UGC और MHRD से गाइडलाइन मिलने के बावजूद गढ़वाल विश्वविद्यालय प्रशासन इस मामले में निर्णय नहीं ले पा रहा है। विश्वविद्यालय से संबद्ध 150 से ज्यादा महाविद्यालयों के 87,000 से ज्यादा छात्रों में UG PG फाइनल सेमेस्टर और डिप्लोमा कोर्सेज के 41,000 छात्रों की 1 घंटे की ऑफलाइन परीक्षा होनी है, जबकि अन्य सेमेस्टर्स की परीक्षाएं आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर होनी है। UGC और मानव संसाधन मंत्रालय का शेड्यूल मिला हुआ है हमें, तो उनका ये कहना है कि हमने सितंबर तक परीक्षाएं पूरी कर लेनी है। तो उसी हिसाब से हम कुछ दिनों में ही एक फुल फ्लेज स्कीम निकालेंगे। चलिए और अब बात करते हैं विधायक की नाराजगी की। अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र के स्यालदे में 6 करोड़ की लागत से 17 किलोमीटर लंबी सड़क बन रही है, लेकिन इसकी गुणवत्ता को लेकर लगातार लोग भी शिकायत कर रहे थे। तो स्थानीय बीजेपी विधायक सुरेंद्र जीना इस कदर नाराज हो गए कि उन्होंने वहां मौजूद इंजीनियर को पीटने की धमकी दे डाली। इसका वीडियो विधायक जीना के समर्थकों ने ही बनाया है, जो सोशल मीडिया पर उन्होंने खुद डाला है। शायद एक तरह से अपने जुझारू विधायक को दिखाने की कोशिश यहाँ पर हो रही हो। तो धमकाने के बाद भी विधायक शांत नहीं हुए और कहने लगे कि मिली भगत दूसरों की होती और बदनाम विधायक होते हैं। विधायक का कहना था कि सड़क स्वीकृत कराने के लिए उन्होंने पापड़ बेले, बहुत मेहनत की और जब काम शुरू हुआ तो उनकी भनक भी उनको नहीं लगी। तो अब ये नाराजगी किस बात को लेकर है, ये देखना होगा कि क्या खराब गुणवत्ता को लेकर या फिर बगैर उनको बताए काम कैसे शुरू हो गया। इसको साइड पे भैया ठेके तुम्हारे को ही बता रहा हूँ मैं, ये अगर मैं अपनी पे आ गया तो मार भी पड़ेगी साथ में। ये पैसा जनता का है, तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है किसी का भी। ये तो जिस तरह से काम चल रहा है, ये इस तरह से चलना नहीं है काम। ये कब तुमने काम चालू करा, हमें खबर भी नहीं है तुमने काम चालू करा दिया। ये पैसा हम लोग ला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं हम लोग दिन रात, इस रोड को कटवाने के लिए हो, इसका डामरीकरण कराने के लिए हो।
और आप लोगों ने काम करके मिली भगत आप लोगों की और जनप्रतिनिधियों का आरोप लग रहा है। यहाँ के प्रधान है, यहाँ का प्रधान विधायक जी, यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, इनसे क्या मिली भगत आप लोगों की? मेरे को इस साइड पे कभी देखा आपने? आप जानते हो कि मैं विधायक हूँ यहाँ का? मेरे से क्या मिली भगत है भैया तुम्हारी? तुम यहाँ के सुपरवाइजर हो इसके? तुम्हारा ठेकेदार क्यों नहीं आया आज? घर गए हैं तो यहाँ कौन काम करा रहा है? यहाँ साइड पे भैया ठेकेदार रहना चाहिए खड़ा हुआ। ये लग भी नहीं रहा मुझे सुपरवाइजर है, इसे पता ही नहीं कुछ। क्या काम करा रहे हो आप लोग भाई? घर में बैठ के काम तुम्हारे को ही बता रहा हूँ मैं। ये अगर मैं अपनी पे आ गया तो मार भी पड़ेगी साथ में। ये पैसा जनता का है, तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है किसी का भी। ये जो जिस तरह से काम चल रहा है ये इस तरह से चलना नहीं चाहिए काम। ये कब तुमने काम चालू करा? हमें ये खबर भी नहीं है तुमने काम चालू करा दिया। ये पैसा हम लोग ला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं हम लोग दिन रात इस रोड को कटवाने के लिए हो, इसका डामरीकरण कराने के लिए हो, और आप लोगों ने काम करके मिली भगत आप लोगों की और जनप्रतिनिधियों का आरोप लग रहा है। यहाँ के प्रधान है, यहाँ का प्रधान विधायक जी, यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। टिहरी झील में बोटिंग शुरू होने की अफवाह मामले में गंगा भागीरथी बोट संचालन समिति टिहरी के सदस्यों ने प्रशासन से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि कुछ लोगों ने बोट यूनियन को बदनाम करने की साजिश की है। यूनियन के अध्यक्ष ने कहा कि बोटिंग शुरू करने को लेकर अभी तक शासन प्रशासन की ओर से कोई आदेश उन्हें नहीं मिला है, लेकिन कुछ लोग अपनी नावों को झील पर बगैर आदेश के ही चला रहे हैं और बोटिंग शुरू होने की अफवाह फैला रहे हैं, जिसका समिति से कोई लेना देना नहीं है। सूचना नहीं है कि कल बोटिंग वाइंग स्टार्ट हुआ है और अभी तक हमें शासन और जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी अनुमति नहीं मिली है। जिस विभाग से हमारा रोस्टर सिस्टम बना हुआ है वहाँ से हमें कोई भी लेटर नहीं आया है। और हमने फिर इस मामले में डीएम साहब से भी बात करी और अपने विभाग टाडा में भी बात करी। उन्होंने बोला था ऐसा कुछ नहीं। हाँ, जिसने वहाँ पे बोट चलाई है उसने अपने निजी वो सबकी बोटें प्राइवेट हैं, अब जिसने चलाई है वो शासन प्रशासन देके, उसमें यूनियन की कोई भी भागीदारी नहीं। यूनियन ने किसी को भी परमिशन नहीं दी। तो वहीं जो भी अफवाह फैली है, जो भी झूठी खबर फैली है, उस पर लगातार कार्रवाई हो रही है और डीएम ने यहां इस मामले को लेकर एसडीएम से कहा है कि किसी तरह की गाइडलाइन नहीं है और इसकी पूरी जांच कराई जाएगी। इसमें देखिए, अभी तक शासन से इस प्रकार की गाइडलाइन प्राप्त नहीं हुई है कि बोटिंग या राफ्टिंग को कैसे शुरू किया जाए। लॉकडाउन के पश्चात जो भी एक्टिविटी शुरू हो रही है उसमें पहले एसओपी जारी की जा रही है और उसी एसओपी के अनुसार वो एक्टिविटी शुरू की जा रही है। बोटिंग और राफ्टिंग के संबंध में अभी कोई भी एसओपी जारी नहीं की गई है। उधम सिंह नगर जिले में के बाजपुर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि कोरोना संक्रमण अब बाजपुर के शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी पहुंचने लगा है, जिसको लेकर लोग अब डर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन दिया और पूर्ण लॉकडाउन की मांग की है। तो बाजपुर में बीते दिनों से नगर क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते गए हैं। ग्राम हरिपुरा और मोहली में भी अब कोरोना ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। तो अब लोगों का कहना है क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में अगर इनको रोकना है तो यहाँ संपूर्ण लॉकडाउन करना ही होगा और इसी बात से संबंधित अपनी मांग का ज्ञापन कांग्रेस ने एसडीएम को सौंपा है कि पूरे जिले में और खासतौर पर अगर ग्रामीण इलाकों में कोरोना बहुत तेजी से फैला तो हालात खराब होंगे। इससे स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए उससे पहले ही जिले में संपूर्ण लॉकडाउन कर देना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर को सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो चुकी है, लोग एक दूसरे से वो कर रहे हैं, ना ही लोगों के मास्क है दुकानों में, ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना यातायात में कोई है। इसको देखते हुए सरकार को एक बार लॉकडाउन फिर। वहीं बाजपुर में कोरोना की रोकथाम के लिए व्यापारियों ने खुद ही निर्णय लिया है कि वो 3 दिन तक अपनी दुकानें बंद रखेंगे। तो आज भी इसी अपील पर सराफा कारोबारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी हैं क्योंकि भीड़ ज्यादा बढ़ेगी तो कोरोना तेजी से फैलेगा। तो बगैर किसी प्रशासन के आदेश के अपने स्तर पर व्यापारियों ने 3 दिन दुकानों को बंद रखने का फैसला किया है। तो 3-3 दिन के अंतराल में दुकानें बारी बारी से खुल रही हैं। उधर देहरादून में बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने के चलते जिला प्रशासन ने अब यहां बाजार में ऑड इवन की व्यवस्था लागू करने की योजना बनाई है। जिला अधिकारी का कहना है कि बाजार में नियमों का पालन नहीं हो रहा है, लोग नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे में मंगलवार के बाद ऑड इवन फॉर्मूले पर फैसला लिया जाएगा। ये कहा गया और सबको अपने आप को करेक्ट करने का मौका देना चाहिए और हमारी बृहस्पतिवार को हमारे प्रशासन की और पुलिस की जो हमारा कंजस्टेड बाज़ार है, हमारा पलटन बाज़ार, मोती बाज़ार, झंडा बाज़ार, इस जगह का जो एरिया इनके व्यापारी और जो पदाधिकारी हैं उनसे वार्ता हुई है और उन्होंने कहा है कि वो सिचुएशन को इम्प्रूव करेंगे और वो प्रयास इसको कर रहे हैं। सिचुएशन अगर इम्प्रूव हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है कि किस तरीके से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जाए।
काशीपुर नगर निगम में 2 कर्मचारियों को कोरोना हो गया, जिसके बाद कर्मचारियों को छुट्टी दे दी गई है। 50 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों के साथ ही जो टैक्स का काम देखते थे उनको भी 3 दिन की छुट्टी दे दी गई है। नगर निगम सिर्फ जरूरी काम करने वाले 10 कर्मचारियों से ही फिलहाल पूरा ऑफिस चला रहा है। नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि कम से कम संख्या में कर्मचारियों को ऑफिस बुलाया जाए। और हमने 50 साल से ऊपर के जो कर्मचारी हैं, जब तक ये लॉकडाउन है 2-3 दिन, उनसे कहा कि आप घर में ही रह करके निर्देशों की प्रतीक्षा करें। और ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि जल्दी ही जो है सामान्य स्थिति की बहाली होगी। टिहरी में ऋषिकेश गंगोत्री NH 94 का चौड़ीकरण के काम के चलते स्लाइडिंग जोन बरसात में प्रशासन की बड़ी परेशानी का सबब बन सकते हैं। नरेंद्रनगर, खाड़ी और नांगनी के पास ऑल वेदर सड़क के जो कटिंग का काम चल रहा है, इससे लगातार मलबा आ रहा है। बड़े बड़े बोल्डर यानी कि बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो सड़क पर आ रहे हैं, जिससे थोड़ी सी भी बारिश होती है तो सड़क पर जाम लग जाता है। जिलाधिकारी का कहना है कि जो ऐसे स्लाइडिंग जोन है यानी कि जहां भूस्खलन ज्यादा हो रहा है, उसके आसपास हमेशा JCB को तैनात किया जाएगा और साइन बोर्ड बाकायदा लगाए गए हैं ताकि कभी भी सड़क बंद हो तो उसे तुरंत खोला जा सके। स्लाइड जोन है, उस पर विशेष रूप से संबंधित रोड निर्माण संस्थाओं को निर्देशित किया गया है और अधिक से अधिक संख्या में, ताकि हमारा रिस्पांस टाइम कम से कम हो सके और हम आधे घंटे से पहले हर किसी स्लाइड को अटेंड करके ओपन करें। इस संबंध में निर्देश सभी विभागों को दिए। चमोली के कर्णप्रयाग में पूरे विकासखंड के प्रधानों ने मिलकर शासन द्वारा मनरेगा सामग्री में टेंडर प्रक्रिया के विरोध में धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की है। ब्लॉक मुख्यालय स्थित कार्यालय पर तालाबंदी कर दी। ग्राम प्रधान आरोप लगा रहे हैं कि शासन प्रशासन द्वारा मनमाने नियम निकालकर गांव की सरकार के हकों पर यानी कि जो वहां के प्रधान हैं उन पर प्रभाव डाला जा रहा है। ग्राम प्रधानों का कहना है कि पहाड़ की भौगोलिक परिस्थिति अलग अलग है, जिसके चलते यहाँ मनरेगा में टेंडर प्रक्रिया सही नहीं है। जो है मुख्य विषय जो कारण है टेंडर प्रक्रिया को समाप्त करना, क्योंकि टेंडर प्रक्रिया में जो है हम प्रधानों को काफी समस्या उत्पन्न हो रही है इसमें, क्योंकि हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं और पंचायत की जो भिन्न भिन्न समस्याएं हैं ये जो है असंबद्ध नहीं हो पाएगा। इसका इसलिए हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। अंतर्गत जो है ये टेंडर प्रक्रिया जो है यहाँ इस समय जो है कोरोना की महामारी है पूरे देश में, और ब्लॉक और जिले लेवल से जो है इसमें जो है मनरेगा में जो है टेंडर प्रक्रिया जारी की। राज्य में ऊर्जा के तीनों निगमों में 764 पदों पर भर्ती का विरोध हो रहा है। उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी संघ ने इस फैसले को अदालत के आदेशों की अवहेलना बताया है। नैनीताल में कर्मचारी संगठन ने कहा कि ऊर्जा के तीनों निगमों में भर्ती के लिए 3 जुलाई को लाइनमैन, SOS समेत अन्य पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, जबकि 12 सितंबर 2017 को अदालत ने ऐसा नहीं करने का आदेश दिया था। बावजूद इसके इन्होंने फिर भर्ती निकाल दी, तो हमारा कहना है सरासर कोर्ट की अवमानना है। जबकि हाई कोर्ट की सिंगल बेंच और डबल बेंच ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो उपनर के माध्यम से विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन तीनों निगमों में जो काम कर रहे हैं उनके पद रिक्त रखे जाएं। पौड़ी के ग्रामीण इलाकों में पर्यटन विकास योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराकर प्रवासियों को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद हो रही है। इसके तहत पर्यटन विभाग ग्रामीण इलाकों में प्रवासी ग्रामीणों से मिलकर उन्हें अलग अलग योजनाओं की जानकारी भी दे रहा है। खासतौर पर फोकस इस बात पर है कि जो गांव खाली हो गए हैं, जो घर वीरान पड़े हैं, उनको फिर से ठीक कराकर होम स्टे योजना पर फोकस किया जाए। यहाँ पे पर्याप्त जमीन है जो राज्य सरकार की योजना पर्यटन विभाग द्वारा चली है, हम इससे लाभ लेना चाहते हैं और मैं राज्य सरकार का धन्यवाद चाहूँगा जो स्कीम ये हमारे लोगों के लिए बनाई है। साथ में भी हमारे प्रवासी लोग आजकल यहाँ रखे हैं, वो लोग भी इस योजना से जो है जुड़ना चाह रहे हैं, अपने घरों को जो है सुदृढ़ करके पर्यटन होम स्टे के टाइप में बनाने की जो है प्रयास कर रहे हैं। से आए हुए हैं उन लोगों में भी उत्सुकता रही है कि वो लोग अपने घरों को, खाली घरों को होम स्टे में रजिस्ट्रेशन कराएंगे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत जो लाभ मिलना है उसके तहत वो योजना को अपना एक प्रस्ताव तैयार करेंगे। और तो श्रावण मास है और आज सावन के महीने का दूसरा सोमवार है। अगर आम दिन होते तो जागेश्वर में भीड़ लगी रहती, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ऑनलाइन पूजा की जा रही है और दर्शन के लिए सिर्फ जो अल्मोड़ा जिले के लोग हैं उनको ही मंदिर में आने की अनुमति है। तो यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने भी जागेश्वर धाम की ऑनलाइन पूजा की है और मंदिर में श्रावण के मास से लोगों से तेजी से ऑनलाइन पूजा कराई जा रही है। तो यहाँ महामृत्युंजय का मंदिर है और माना हवाई मंदिर है, तो ऐसे में जो लोग खुद नहीं आ पा रहे हैं वो ऑनलाइन पूजा यहाँ पर करा रहे हैं, जिसमें यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य भी आज शामिल थे। सावन के दूसरे सोमवार में उन्होंने जागेश्वर धाम में पूजा कराई है।
जागेश्वर धाम में कई श्रद्धालुओं के द्वारा सुबह से ही ऑनलाइन पूजाएं करवाई जा रही हैं। यहाँ पर रुद्राभिषेक, काल सर्वदोष, महामृत्युंजय अनुष्ठान और अन्य पूजाएं यहाँ पर संपन्न हो रही हैं और मंदिर प्रबंधन समिति के द्वारा यहाँ पर पूजाएं संपन्न करवाई जा रही हैं। तो मौसम विभाग का अलर्ट है और पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है। इसने ऋषिकेश में गंगा के जल स्तर पर असर दिखाना शुरू कर दिया है। हर दिन गंगा में पानी बढ़ता ही जा रहा है, जिससे नदी के किनारे बसे लोगों के लिए खतरा बढ़ रहा है। हालांकि अभी गंगा खतरे के निशान से नीचे ही बह रही है, लेकिन जो आसार हैं और जिस तेजी से पानी बढ़ रहा है, तो उससे ये साफ लग रहा है कि अगले 3 या 4 दिन में अगर लगातार पहाड़ों में बारिश होती है तो फिर ये खतरे के निशान को भी पार कर जाएंगी। कोरे कागज पर मन की भावनाओं को उकेरना एक शौक था, लेकिन देखते देखते कल्पना समाज सेवा का जरिया बन गई। ऐसा ही कहना है नैनीताल की शिक्षिका श्वेता शाह का। ये है पहाड़ की बेटी श्वेता शाह, पेशे से शिक्षिका। श्वेता कैनवस में वुड कट पेंटिंग के साथ ऐसे रंग भरती है मानो तस्वीरें कोई कहानी बयां कर रही हो। पहाड़ की संस्कृति हो, चाहे पहाड़ का जनजीवन या फिर उत्तराखंड आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, इन सभी को कैनवस के जरिए कागजों पर बखूबी श्वेता उकेरती हैं। लॉकडाउन के दौरान श्वेता ने घर पर ही 600 से ज्यादा पेंटिंग तैयार कर दी है, जिनको बेचकर वो कोरोना संक्रमण के चलते बेरोजगारों की मदद करना चाहती हैं। अब जरूरत है तो सिर्फ इन पेंटिंग के खरीदारों की। मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं पेंटिंग्स बना के इनकी एग्जीबिशन लगाऊं और फिर इसमें से जो मुझे पैसा मिलता है मैं वो उन पैसों से मतलब कुछ लोगों की भी मदद कर सकूं। श्वेता को बचपन से ही चित्रकारी का शौक था। बचपन से ही चित्रकारी प्रतियोगिता में इनाम जीते तो श्वेता का मन रंगों से कुछ ऐसा रंगा कि फाइन आर्ट की पढ़ाई पूरी कर ली। 2 साल पहले स्कूल में नौकरी मिली तो समाज को कुछ देने की कल्पना दिल में और गहरी होती चली गई। परिवार श्वेता के इस शौक से खुश तो है, लेकिन सरकार से भी मदद की आस लगाए हुए है। पेंटिंग के द्वारा ये सोच रही है कि अगर मार्केटिंग मिलती है तो मैं गरीबों की सहायता करूंगी इनकी सेल करके, और सरकार से भी चाहती है कि मेरे को कुछ हेल्प मिले जिससे मैं इस रोजगार को आगे बढ़ाऊं और गरीबों की मदद करूं। बचपन का शौक समाज सेवा का जरिया बना है तो श्वेता को अब इन पेंटिंगों की खरीदार की आस है। हालांकि अगर आप एक पेंटिंग खरीदते हैं तो किसी गरीब की मदद हो सकती है। सरकार को भी चाहिए कि इस तरह के जो लोग हैं उनको मदद करे ताकि राज्य में जो गरीब हैं उनको मदद पहुंचाई जा सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। तो उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शाम 7:27 में राज्य की खबरों से फिर होंगे आप रूबरू।